राहु का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश। तो अश्विनी नक्षत्र क्या है? नक्षत्र श्रृंखला का सबसे पहला नक्षत्र जो कि 0 से 13.20 डिग्री तक हमारे आकाशमंडल में रहता है। अश्विनी मतलब घोड़े का सिर। तो 3 नक्षत्र हैं जिनको मिलकर के अश्विनी नक्षत्र बनता है। अश्विनी सूर्य के 2 पुत्र जो जुड़वा थे, जो देवताओं के वैद्य हैं, जो प्राण शक्ति के रक्षक हैं, जो संजीवनी शक्ति के रक्षक हैं, जो छिद्र व्यापिनी शक्ति सबको प्रदान करते हैं, जिनके छूने मात्र से सब स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे अश्विनी नक्षत्र में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कि कैसा रहेगा राहु का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश। तो पहले हमें समझना होगा कि राहु क्या है और केतु क्या है। राहु यानी सिर, केतु यानी धड़। सिर मतलब सारी चीज़ें जितनी भी हमारे गर्दन के ऊपर आती हैं, सब राहु में, हमारी आंखें, नाक, कान, दिमाग, सोच, सब कुछ। और धड़, धड़ तो वो करता है जो सिर कहता है, जो बुद्धि कहती है। तो राहु यानी उत्कंठा, राहु यानी प्यास, राहु यानी अनंत की इच्छा, राहु यानी डिजायर्स, राहु यानी छल कपट द्रोह, सब कुछ पा लेने की अनंत इच्छा। राहु को आप ऐसा समझिए कि अगर राहु ने एक प्रदेश जीत लिया तो उसको देश चाहिए, देश जीत लिया तो पूरी पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी जीत ली तो तीनों लोक चाहिए, तीनों लोक जीत लिए तो 14 भुवन चाहिए, और 14 भुवन के बाद पूरा ब्रह्मांड चाहिए। और जब पूरा ब्रह्मांड मिल जाए तो वो कहता है अभी क्या मिला, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये है राहु। और केतु, केतु साधु है, उसे तो अध्यात्म की तलाश है, मोक्ष की तलाश है। वो सीधा साधा पूजा पाठी, सद्वचन सदकर्म सत्यवादी सिद्धांत पर चलने वाला, जिसे डिजायर्स हैं ही नहीं, जिसे भौतिक सुख चाहिए ही नहीं, जिसे सिर्फ मोक्ष चाहिए, वो केतु है। तो राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के 2 अंग होते हुए भी, एक ही राक्षस के शरीर के 2 हिस्से होते हुए भी दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं। तो जो अश्विनी नक्षत्र है उसके लॉर्ड केतु हैं। केतु को ये प्रिय नक्षत्र है, किंतु वो राहु का भी प्रिय नक्षत्र है। और अब राहु अपने प्रिय नक्षत्र में जाने वाले हैं। आप इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत उसको पूरा संसार जीत लेना है, उसको सब कुछ चाहिए, उसको सुंदर मकान चाहिए, भवन चाहिए, वाहन चाहिए, घोड़े चाहिए, बंगला, गाड़ी, स्त्री सुख चाहिए, मदिरा चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ। और 24 घंटे उसके दिमाग में उथल पुथल, क्योंकि राहु मतलब हरदम उथल पुथल। उसको वो चाहिए जो हरदम प्लान्स बना रहा है, प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, और हर पल सोच रहा है कि मुझे सिर्फ जीतना है, सब कुछ पा लेना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। अपने एक मित्र के घर जाता है जो साधु है। अब मित्र के पास क्या है? छोटी सी कुटिया, बांस की बनी हुई। और मित्र तो, अब वो अगर राहु उसके घर आया है तो क्या देगा मित्र उसको? जो उसके पास है वही देगा ना। उसके पास क्या है? एक घड़ा, ठंडा जल। और वो तो बेचारा बैठ करके अपने हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा है, हवन कर रहा है। तो जो भी आगंतुक आएगा उसे क्या कहेगा कि भाई आओ तुम भी हवन करो, तुम भी ले लो एक थाली में थोड़ी सी जो हवन सामग्री है, और तुम भी मेरे पीछे पीछे मंत्रों का जाप करो। अब राहु जो पूजा पाठ से जिसका दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, वो क्या करेगा? अपने मित्र की इच्छा का सम्मान करने के लिए जबरदस्ती पूजा में बैठेगा, बिना मन के आहुति देगा, बिना मन के मंत्र जाप करेगा, लेकिन करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि मित्र के घर आया है, और मित्र बेचारे के पास तो देने के लिए क्या है? एक साधु के घर में क्या होगा? वो पूजा की सामग्री दे सकता है, थोड़ा पूजा का सामान दे सकता है, अच्छे विचार दे सकता है, और उसे कहेगा आओ भाई बैठो तुम भी मेरे साथ पूजा करो। तो ये जो ट्रांजिट होगा, मैं ओवरऑल प्रेडिक्शंस कर रही हूँ सभी लोगों के लिए। इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये है कि जो लोग पूजा पाठी नहीं हैं वो भी पूजा पाठ की तरफ आकृष्ट होंगे। अब जिन लोगों के हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप में जो जुपिटर और केतु की प्लेसमेंट्स हैं, उनकी जो स्थिति है, अगर वो बहुत अच्छी नहीं है
तो वो ऊपरी मन से पूजा करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस जुपिटर फर्स्ट हाउस में है या फिफ्थ में है या नाइन्थ में है, वैसे ही केतु की स्थिति अगर फर्स्ट हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है, तो या धनु राशि है या मीन राशि है, तो दिल से पूजा में लग जाएंगे। आध्यात्मिकता की तरफ जो पहले से आध्यात्मिक है वो तो बहुत एक्सट्रीम पर चले जाएंगे। ये ऐसा समय है जब बहुत सारे लोग संन्यास ले लेंगे, बहुत सारे लोग। और जो संन्यास नहीं लेंगे वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो जाएंगे। बाकी जो राहु प्रधान लोग हैं वो मन बेमन से, मैं इसको तो डिक्लेयर कर सकती हूँ कि जिसने जिंदगी में कभी पूजा नहीं की होगी ना, वो भी करेगा। अब ऊपर के मन से करे या अंदर के मन से करे, कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी रहेगी कि राहु भी केतु पर अपना प्रभाव डालेगा। अब आप एक बात सोचिए कि जो इंसान का पूजा में मन ही नहीं है, वो बार बार पूजा जो कर रहा है उसका ध्यान भंग करेगा। तो जितना केतु राहु को प्रभावित करेगा उतना राहु भी केतु को प्रभावित करेगा। दोनों का इंटरचेंज है। आप ऐसा मानिए जबकि राहु और केतु के कलर्स तो एक्चुअली राहु ग्रे और केतु का कलर ब्राउन है, लेकिन मैं एक समझाने के हिसाब से कह रही हूं। आप व्हाइट और ब्लैक कलर को मिलाइए, क्या होगा? ग्रे कलर बनेगा। ना वो व्हाइट रहेगा ना वो ब्लैक रहेगा। बिल्कुल उसी तरह आप समझिए कि जब राहु और केतु एक साथ आएंगे तो दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे। साधु अपना साधु तो भले ना छोड़े, लेकिन उसके ऊपर पूरा पूरा असर तो आएगा, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अब बात करते हैं एक एक राशि की कि किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि राहु मंगल की राशि में है। मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी जल्दबाजी, मंगल यानी गुस्सा। तो एक तो राहु ऊपर से मंगल की राशि में, तो जो मेष राशि है उसके लिए फर्स्ट हाउस में है राहु और सेवंथ में जाएगा केतु में। तो सेवंथ हाउस यानी कि आपके पार्टनरशिप का घर, आपके बिजनेस पार्टनर स्पाउस का घर है। तो वहाँ पर जाकर के कुछ अशांति तो करेगा डेफिनेटली। अशांति इन द सेंस कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, आप बैठे बैठाए एक दूसरे पर शक करें या कुछ प्रॉब्लम्स करें, ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की है। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए भविष्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी वहाँ पर है और शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। अभी जहाँ ये आएंगे वहाँ शनि की तीसरी दृष्टि तो होगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि ऊपर से राहु की जो उपस्थिति है वो मंगल में है, जो कि मंगल खुद एनर्जी का ग्रह है, मंगल शक्ति एनर्जी। और राहु और मंगल जब मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है, जो कि एक अच्छा योग नहीं है। तो आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, स्पेशली अपने स्पाउस पर अननेसेसरली शक ना करें, दोस्तों पर शक ना करें, बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत संभाल करके चलें। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है वृष राशि। तो वृष राशि के 12वें भाव में राहु हैं, जो कि छठे घर में जाएंगे जहां केतु हैं अश्विनी नक्षत्र में। तो हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ सीक्रेट सेक्स ऑर्गन्स में डिजीज हो सकती हैं, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो 12वां घर है उसको हम शैया सुख का, नींद का घर मानते हैं। तो ये एग्जिट का घर भी है, मोक्ष का घर भी है। तो आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। और शनि यहाँ पर क्योंकि योग कारक हैं, इसलिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉफिट होगा। आपको अब्रॉड में कुछ लोग रहते होंगे, उनके साथ आपके रिलेशंस बनेंगे, उनसे फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। आपकी लॉन्ग ट्रेवल्स होंगी, अब्रॉड ट्रेवल्स होंगी, और इन चीज़ों में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जो कि तीसरी राशि है। तो उनके 11वें घर में यानी कि आयेश में राहु है और दृष्टि 5वें घर पर है। तो मिथुन राशि के लिए कुल मिलाकर के ये समय अच्छा है। आपके अननेसेसरी डिजायर्स को किल कर देगा राहु, और क्या करेगा, आपको पूरी तरह काम में लगा देगा, बिल्कुल पूरी तरह झोंक देगा आपको काम में। उससे क्या होगा कि आप वर्कोलिक हो जाएंगे। शनि क्योंकि 9th हाउस से, भाग्य भाव से उसको देख रहे हैं, तो आय में वृद्धि होगी डेफिनेटली, बहुत सारा प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पंचम भाव में केतु क्योंकि बृहस्पति के साथ हैं, तो साधुत्व की तरफ आप जाएंगे, पूजा पाठ की तरफ जाएंगे। आपकी लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होगी, लेकिन कन्फ्यूजन्स रहेंगे लाइफ में। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अदरवाइज आप अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के 10वें घर में राहु हैं, जहाँ से कि वो चौथे घर में अब जाने वाले हैं, केतु के पास, केतु के घर में, केतु के अश्विनी नक्षत्र में।
तो क्योंकि 10वां घर आपका कर्म स्थान है तो हार्ड वर्क कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त हार्ड वर्क कराएंगे आपसे। और चौथा घर सुख का घर है तो हार्ड वर्क से सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, माता को सुख होगा, आपको भूमि भवन वाहन का आप कुछ खरीदने का सोच सकते हैं। लेकिन कोई रैश डिसीजन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक आप रहेंगे। अ, अगर कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं तो एक बार उसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स चेक ज़रूर करें और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। हालांकि माता से सुख मिलेगा आपको और माता के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। लेकिन 10वें घर का स्वामी है कर्म स्थान का, तो आपको राज्य से भी सुख मिलेगा, गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के 9वें घर में राहु विराजमान है और तीसरे घर में जाने वाले हैं। 9वां घर यानी भाग्येश। अब राहु और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कुछ पटती नहीं है, अच्छे संबंध है नहीं, तो पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और भाग्य साथ देगा डेफिनेटली। तीसरा घर यानी पराक्रम का घर, आपके छोटे बहन भाई का घर, नौकर चाकर का घर, आपके पड़ोसियों का घर, तो उनसे आपको कुछ बेनिफिट होगा, छोटे बहन भाई से बेनिफिट होगा, दोस्तों से बेनिफिट होगा। लेकिन उसके बावजूद ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, आपके वर्क प्लेस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है कन्या। तो कन्या के लिए राहु को वैसे ही ये 8th हाउस में है, क्योंकि तो अशुभ ही मानते हैं 8th हाउस, तो यानी मार्केश। और 8वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना जाता, एक्सीडेंट्स, चोट लगने का डर, इवन कई बार सर्जरी करा देता है 8th हाउस का राहु। और इसमें क्या है कि 8th हाउस इज हाउस ऑफ लॉस, तो लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ मनी, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। परिवार को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दृष्टि सेकेंड हाउस पर, सेकेंड हाउस में जाएगा। आप परिवार में कलह कर सकते हैं अपनी वाणी से, आप परिवार की जो एक प्रॉपर हार्मनी है उसको बिगाड़ सकते हैं, तो वाणी का विशेष ध्यान रखें। धन का भी नुकसान ये कर सकता है, क्योंकि 8th हाउस से दृष्टि या 8th हाउस से जो मूवमेंट है, उसका ट्रांजिट है, वो सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस कुटुंब, वाणी, धन का है। तो बहुत संभाल करके परिवार को रखिएगा, संबंधों को संभालिएगा, कुछ कटु ऐसा ना बोल दे जो आपको बाद में भारी पड़ जाए। अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है तुला। तो तुला के 7th हाउस में राहु है और 1st हाउस में जाने वाले हैं। तो देखिए 7th हाउस स्पाउस का घर है, पार्टनर का घर है। 1st हाउस आपका अपना खुद का घर है, जहाँ पर कि आपका शरीर है, स्वास्थ्य है, तो आप का हेल्थ थोड़ा सा खराब हो सकता है। 7th हाउस के लिए मैं बहुत ओपनली आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें। अगर आपका कहीं लव रिलेशन है तो उसके साथ ऑनेस्ट रहें, इनफैक्ट प्रॉपर ऑनेस्टी रखें लाइफ में। ऑनेस्टी रखेंगे तो बहुत अच्छा है, बिजनेस बढ़ेगा, पार्टनरशिप बढ़ेगी, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका ध्यान भटकेगा, अपने चरित्र को संभालिएगा। अगर आपने चरित्र संभाला तो इस समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं संभाला तो आप समझ लीजिए कि आप स्वयं के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है वृश्चिक। वृश्चिक के 6ठे घर में राहु है और 12वें घर पर दृष्टि। तो 12वां घर एग्जिट का घर, मोक्ष का घर, आउटसाइड वर्ल्ड का घर, विदेश का घर, व्यय का घर, और 6ठा घर रोग ऋण शत्रु। तो वृश्चिक राशि के लिए समय काफ़ी खराब रहेगा, क्योंकि 6ठे घर से जब 12वें घर में जा रहे हैं, तो 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का घर है, तो आप के ऊपर कर्जा चढ़ सकता है, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, और व्यय यानी बीमारी में खर्च हो सकता है, फालतू चीज़ों पर खर्च हो सकता है। ऐसा पैसा जो आप किसी को देते वो लौट करके ना आए, या आपकी जो यात्राएं होंगी उन पर आप अननेसेसरी खर्च करेंगे, तो अपना खर्चा संभालिएगा। और स्वास्थ्य का विशेष 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 ध्यान रखें। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। अब अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि 5वें घर से 11वें घर पर दृष्टि। 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान का घर, और जहाँ 11वें घर पर वो ट्रांजिट करेंगे वो आपका आयुष है। तो 11वें घर में एक्चुअली पंचम भाव के केतु को आध्यात्मिक वृत्ति के लिए अच्छा माना जाता है ना। लेकिन एक चीज़ है कि संतान उद्दंड हो सकती है, संतान का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि प्रोग्रेस भी होगी, उनके एम्बिशियस हो जाएंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे, बहुत बेनिफिट्स भी लेंगे, लेकिन संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, और हो सकता है आपके और संतान के बीच कोई गलतफहमी हो जाए। हाँ, आपको धन लाभ जरूर होगा, क्योंकि 11वें घर पर ये जा रहा है। इच्छा पूर्ति होगी, अचानक इच्छा पूर्ति होगी, अचानक कुछ लाभ होगा, अचानक कुछ ऐसे काम बनेंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है मकर। तो मकर के 4थे घर से 10वें घर में ट्रांजिट करेंगे। 4था घर यानी माता, भूमि, भवन, वाहन का घर, सुख का घर। 10वां घर यानी कि कर्मेश, कर्म का घर, राज्य का घर। तो दोनों ही घर अच्छे हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई भूमि खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे,
आपको स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़े राज्य से बेनिफिट मिल सकते हैं, कोई नई विक्ट्रीज हो सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आप टेकअप कर सकते हैं और कुल मिलाकर के आपके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। अगली राशि जिसकी हम बात करते हैं वो है कुंभ। तो कुंभ के तीसरे घर में राहु विराजमान है और 9वें घर पर दृष्टि है। तो तीसरा घर पराक्रम का, 9वां भाग्य का, पराक्रम से भाग्योदय। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आप कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे। एक सलाह है, रिस्क उतना लीजिए जिसमें डूब ना जाए। रिस्क तो लेंगे ही लेंगे, आप हर हालत में लेंगे इस समय, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेंगे। हालांकि वो बेनिफिट देंगे आपको, क्योंकि आप अंधेरे में कूदते नहीं हैं, बहुत सोच समझ के विचार करके ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। अगली राशि है मीन, जो मोक्ष की राशि है और केतु भी मोक्ष कारक है। तो जो मीन राशि के लोग हैं वो बहुत अध्यात्म की तरफ जाएंगे, पूजा पाठी हो जाएंगे, बहुत उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति भी गुरुओं के देवता, जो उनके राशि के स्वामी, और ऊपर से केतु मोक्ष कारक, और अश्विनी नक्षत्र का यहाँ पर होना, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, संन्यास में जा सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं। और अष्टम का जो केतु है ना, वो तो पूरी तरह सन्यासी बना देता है। तो आपके थोड़ा ग्रस्त में भी रहिए, चीज़ों को संभालिए, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। हो सके तो गणेश जी की पूजा कीजिए, शिव आराधना कीजिए। राहु के लिए राहु की जो आराध्य देवी है वो सरस्वती हैं, सरस्वती जी की पूजा कीजिए। देव देहरी साफ करने से राहु प्रसन्न होते हैं। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर की देहरी साफ कीजिए, मंदिर को साफ कीजिए प्रतिदिन। अपने जो क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, उनको डोनेशंस दीजिए, जो भी दे सकते हैं, स्पेशली कॉइन्स दीजिए उनको। और केतु के लिए आप ध्वजा दान कर सकते हैं मंदिर में। अगर आपके घर के आसपास कुछ डॉग्स हैं उनको फीड कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा और ये समय बहुत अच्छा निकलेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं हम आपके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।